देख रहे इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की का वक्त हो गया है। बंगाल पर बवाल, पीडीए पर वोट का सवाल। दिल्ली में प्रोटेस्ट तो लालू यादव पर कोर्ट का आदेश। टैरिफ को लेकर ट्रंप की नई चाल से लेकर ईरान और इजराइल तक की तमाम खबरें होंगी आपके सामने। हमारे सभी मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी, थोड़ी देर में प्रोफेसर संगीत रागी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। और सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में ईडी रेड को लेकर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जबरदस्त घमासान छिड़ा हुआ है। सड़क से लेकर हाई कोर्ट तक आज बड़ी हलचल है। टीएमसी के 8 सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया। डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद नारेबाजी करते हुए नजर आए। दिल्ली पुलिस भी इन सांसदों को हटाने की कोशिश में जबरदस्त धक्का मुक्की भी हुई। कुछ सांसद गिर गए, टांगा टोली करके उनको उठाया गया, फिर बस में बैठाया गया। पुलिस ने सांसदों को हिरासत में तो ले लिया, लेकिन राजनीति यहीं खत्म थोड़ी ना हो जाती है। थोड़ी ही देर के बाद टीएमसी सांसद संसद मार्ग थाने के बाहर आकर जम गए। कोलकाता की बात करें तो वहां पर आज ममता बनर्जी विरोध मार्च निकालने वाली है। ईडी की रेड का ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, एक ईडी की ओर से तो दूसरी टीएमसी की तरफ से। दोनों ही याचिकाओं पर आज सुनवाई भी होनी है। ईडी ने सीएम ममता बनर्जी पर सबूत चोरी करने का आरोप लगाया। कल ही कहानी कुर्सी की में हमने आपको दिखाया कि हाथों में हरी हरी फाइल, एक हार्ड ड्राइव और एक मोबाइल फोन में ऐसा क्या है जिसे बचाने के लिए ममता बनर्जी लाव लश्कर के साथ, कमिश्नर के साथ जैन के घर पहुंच गई थी। तो इधर दीदी कह रही है कि ईडी अमित शाह के इशारे पर काम कर रही है। टीएमसी का डेटा चोरी करने का उन्होंने आरोप लगा दिया। एक लोकतंत्र में जब कोई इलेक्शन आता है तो विपक्ष के जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा इलेक्शन, हम टीएमसी पार्टी है, आईपैक तो कोई छुपा हुआ एजेंसी नहीं है। वो हमारा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके हम लोग ने, वो हमारे इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट, इलेक्शन कंसल्टेंट है। हमारे जितने सर्वेज है, हमारा जितने कैंडिडेट्स होने वाले हैं, हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है इलेक्शन के लिए, सब उनके ऑफिस में रहते हैं। वो चोरी करने के लिए उसको ईडी को भेजा गया। 7 साल का कोई कोयला का स्कैम, 7 साल इन लोग सो रहे थे। इलेक्शन के 3 दिन पहले ये जागे और वो इन्फॉर्मेशन लेने गए। 7 साल पुराना इन्फॉर्मेशन आईपैक का कंप्यूटर में होगा। आईपैक का कंप्यूटर में हमारे सारे जिले में जो सर्वेज हो रहे हैं, जो एसआईआर का काम हो रहा है, जो हमारा प्रोप्राइटरी इन्फॉर्मेशन है। कल हम बीजेपी का ऑफिस में छापा मार दे बंगाल में, उसका सब उठा ले, उनका कैंडिडेट लिस्ट, कैसा लगेगा? तो अभी क्या मुख्य मांगे आप देखिए, हम लोग कोर्ट गए हैं। नंबर 1 2 चीज है, एक तो कोर्ट की लड़ाई है और सेकेंड है जो सड़कों में लड़ाई है। अब देखिए, एक लड़ाई कोर्ट में है, एक लड़ाई सड़क पर है। जो कोर्ट वाली लड़ाई है वहां पर टीएमसी कहां आकर खड़ी होती है, इस पर तो हम करेंगे चर्चा। लेकिन बीजेपी पलटवार कर रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ममता बनर्जी हर बात पर बवाल करती हैं। ईडी ने ना तो उनके घर पर छापा मारा, ना उनके दफ्तर पर, ना मंत्रालय पर पड़ा कोई छापा। ईडी ने तो एक प्राइवेट कंपनी पर छापा मारा। लेकिन ममता बनर्जी इस कदर हंगामा कर रही है, कानून का मजाक क्यों बना रही है? रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में, उसको फैसिलिटेट करने के। ऐसे में ममता जाती हैं, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहां है। गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं। उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली जाती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक के बवाल की तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन जो बड़ा सवाल है, कोर्ट में ममता बनर्जी कहां स्टैंड करती हैं? हर्षवर्धन जी, चर्चा यहां शुरू करते हुए भले ही कहते रहे कि हमारे 26 वाला पर्चा लीक हो गया, बीजेपी ने छापा पड़वा दिया, वहां से हमारे दस्तावेज उठा कर ले गई, बाकायदा वो तो कह रही है कि चोरी करके ले गई। दीदी बड़ी पर्सनल भी हो गई। लेकिन कोर्ट में टीएमसी कहां स्टैंड करती हैं?
उन्हें वो दस्तावेज ले जाने की वहां से क्या जरूरत थी? क्या दाल में कुछ काला है? मीनाक्षी जी, मैं तो सुनना चाहूँगा कि आखिर जो ममता जी के वकील हैं टीएमसी के, वो क्या जाकर कहेंगे वहाँ। मतलब ये तो गजब है ना कि एक कंपनी है, कोल स्कैम में एक एफआईआर थी, उस एफआईआर के आधार पर किसी से पूछताछ हुई, उस पूछताछ के आधार पर एक कंपनी जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का भी काम करती है, जिसके ऊपर आरोप लगा कि वो करोड़ों रुपए हवाला के माध्यम से उसके पास आए, वहां छापा मारा गया। अब पहली बात तो उसमें राज्य के मुख्यमंत्री को होना ही क्यों चाहिए, सबसे बड़ा सवाल। संघीय ढांचे पर, संवैधानिक ढांचे पर, इस देश के लोकतंत्र पर यह सीधे सीधे हमला है मुख्यमंत्री जो चुनी हुई हैं उनके द्वारा। फिर सवाल ये कि आप वहां गई तो चलो ठीक है, आप पूछ सकते थे, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको लग रहा है कि आपके राज्य में आकर कोई ऐसा कुछ गड़बड़ कर रहा है जिससे कानून व्यवस्था गड़बड़, तो आप पूछती उनसे कि अच्छा क्या गड़बड़ है भाई, क्या कर रहे हैं आप, और उसके आधार पर कुछ बताती। आपने फाइल उठा ली। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि दाल में काला का सवाल नहीं है, क्या कुछ ऐसा काला आप कर रही जिसके उजागर हो जाने से डर लग रहा था, ये बड़ा सवाल है। और मैं तो मतलब अभी भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ईडी तो जाएगी भाई, कहेगी कि चीफ मिनिस्टर ने रोक दिया काम, सरकारी अधिकारी को रोकना इन धाराओं के तहत गलत है, ऐसे अगर किसी राज्य में आएगी तो फिर एजेंसी काम कैसे करेगी, ये भ्रष्टाचारी है, हवाला का काम कर रहा है। टीएमसी का वकील क्या बोलेगा? क्या वो कहेगा कि नहीं ममता जी की स्ट्रेटजी लीक हो रही थी और इसलिए वहां ईडी नहीं जा सकती? तो ईडी तो स्ट्रेटजी के लिए कहकर गई भी नहीं थी, उसने तो रिलीज जारी कर दी है बाकायदा। मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस की आज हाईकोर्ट में जमकर पिटाई होने वाली है। उनको शायद आज इस बात का एहसास होगा कि ममता बनर्जी की जो स्ट्रीट फाइटर वाली इमेज है, वो स्ट्रीट फाइटिंग हाईकोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, न्यायालय के सामने नहीं चलती। लेकिन बवाल तो हो रहा है। डेरेक ओब्रायन को देखें, आप महुआ मोइत्रा को देखें, आप टीएमसी के तमाम सांसदों को देखें, विजय जी, अब बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसे जान पर बनाई हो। लड़ाई बिल्कुल वैसी है। नक्शी जी, इलेक्शन आ गए हैं तो अब तो जान पर ही बनाई है, जान पर बनाई है, और किसी भी इशू को बड़ा इशू किया जा सकता है इलेक्शन में। लेकिन जैसे अभी चर्चा हुई, हर्ष जी ने भी कहा कि मुख्यमंत्री गई, मुझे मुख्यमंत्री से भी ज्यादा हैरानी है हमारे पुलिस कमिश्नर साहब क्यों गए थे। पुलिस कमिश्नर को वहां जाने की जरूरत क्या है? मतलब पुलिस कमिश्नर किस लिए गए? मान लीजिए ममता जी तो पॉलिटिकल लीडर के तौर पर भी कह दे कि मेरी फाइल थी, ये था, जो भी होगा उसको जवाब देंगे, लेकिन पुलिस कमिश्नर क्यों गए हैं इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा। वो ममता सरकार को देना है या पुलिस कमिश्नर को देना है, वो एक महत्वपूर्ण बात है। और ईडी तो कह ही सकता है कि भाई हमारे सरकारी कामकाज में दखल दिया है। फिर ममता जी को ये भी बताना चाहिए कि जो फाइल वो लेकर गई हैं या हार्ड डिस्क जो लेकर गई हैं, उसमें ऐसा क्या है जिसकी जरूरत ऐसी पड़ गई कि उस पर काम करना चाहिए, मतलब उनको छुपा कर ले जाना। फोन उनके हाथ में, उस फोन से किस को फोन घुमाए गए हैं, वो सब। बल्कि इस सब को तो कोर्ट भी कह सकता है कि आप वो सब चीजें दीजिए कि बताएं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब इलेक्शन जब है तो पॉलिटिकल नहीं, कुछ भी नहीं होगा तो फिर पूछेगा ही ना हाई कोर्ट की ऐसी क्या जरूरत थी कि इसको ले जाने की, यदि कुछ नहीं है तो। लेकिन अब इलेक्शन आ गया तो ममता जी एक बड़ी फाइटर है टीएमसी के लिए। बिल्कुल ये इलेक्शन, तीसरा इलेक्शन ममता जी का बहुत महत्वपूर्ण है। लड़ाई जो है मजबूत लड़ाई है, और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे 2021 में परफॉर्म किया, 2024 में भी कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्म किया है। मतलब थोड़ा सा कम हो गया 2019 के मुकाबले में, लेकिन 38-39% के वोट पर वो बैठे हुए हैं। सर इतना तो तय है कि चुनाव से पहले खेला तो हुआ, और इसलिए ये लड़ाई इतनी बड़ी दिखाई दे रही है। इसलिए अब ये कोर्ट में लड़ाई जब लड़ी जाएगी तब जानना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन टीएमसी कोर्ट की लड़ाई नहीं मैं समझता। कोर्ट में तो जो क्या है, ये सब पॉलिटिकल बैटल पर वो आ गए हैं। अमित शाह जी के खिलाफ प्रदर्शन का मतलब पॉलिटिकल बैटल है। ये पॉलिटिकल बैटल है, लेकिन सर कानूनी ग्राउंड पर ममता बनर्जी कहाँ खड़ी होती हैं? वो फाइल ले जाने का उनका क्या अधिकार था, और क्या कमिश्नर वहां पर पहुंचे, कमिश्नर का ये अधिकार था? पुलिस कमिश्नर पर पूछना चाहिए कि पुलिस कमिश्नर वहां पर क्यों पहुंचे हैं, क्योंकि मैं ममता बनर्जी को एक पॉलिटिकल लीडर, और वो उन्होंने कहा कि आईटी सेल के हेड हैं प्रतीक जैन, तो ठीक है वो उनके लिए खड़े होने के लिए भी जा सकती हैं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन पुलिस कमिश्नर क्यों गए? लेकिन आजकल तो सब जगह ऐसे हो रहा है। कोलकाता में पुलिस कमिश्नर जाते हैं, इंदौर में डीएम जाते हैं आरएसएस के ऑफिस में, तो अब तो सब अफसर की सेवा भाव वहीं पर। अच्छा, टीएमसी आज सड़कों पर है, ईडी की रेड का विरोध कर रही है, और इस रेड ने कैसे बंगाल में चुनाव से पहले खलबली मचाई, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं। जब कल ममता बनर्जी को इस रेड की जानकारी मिली तो वो खुद वहां पर पहुंचे, जिसकी लगातार तस्वीरें हम कल से आपको दिखा रहे हैं। फाइल्स और डिवाइसेस जो अपने साथ लेकर गई, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। ममता बनर्जी ने सीधे पीएम मोदी और अमित शाह को खुली चुनौती दी।
अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। आई एम सॉरी मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। आप हमारा वोट चोरी कर लेते हैं, आप हमारे फाइल चोरी कर लेते हैं, आप हमारी भाषा चोरी कर लेते हैं। जितने भी आरोप लगाए वो सीधे सीधे गृह मंत्री पर लगाए। लेकिन जेपी नड्डा ने भी कहा कि ममता बनर्जी की तो आदत बन गई है बात में कोरबो ना मानबो ना, बस ये कह देने की। समीर जी, ये तो सीधी लड़ाई है। मुझे लगता है ये बड़ा संवैधानिक संकट ममता बनर्जी ने खड़ा कर दिया है। आप एक मुख्यमंत्री एक संस्था के काम में जिस तरीके से बाधा डालती है, जाकर अधिकारी को धमकाती है, उनके हाथ से पेपर छीन लेती है। और ईडी ने तो कहा है कि भाई कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो मुख्यमंत्री लेकर चली गई। क्या होता अगर ईडी अपनी मर्यादा छोड़ती और ममता बनर्जी को वहां पर रोक लेती कि नहीं आप इस तरीके से हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ईडी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी का मान रखा और उन्होंने कुछ कहा नहीं। ममता बनर्जी धमकी देती है, बाद में आकर पत्रकारों से जिक्र करती है इस बात का। शताब्दी राय आज सुबह पुलिस वालों को धमकी देती है वहां पर, जिस तरीके से मोहिया मोत्रा और बाकी उनके जो सांसद है जिस तरीके से वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब आज हाईकोर्ट को जिस तरह की सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट को भी ये मामला सतत संज्ञान में लेना चाहिए कि एक चुनी हुई सरकार की मुखिया एक सरकारी कामकाज में जाकर जिस तरीके से हस्तक्षेप करती है। भाई टीएमसी के कार्यालय में जाए तो आप जा सकते हो कि आप टीएमसी की प्रमुख हो, किसी आपके सांसद के घर पर जाती तो आप जा सकते हो कि भाई क्या हुआ है। वो एक एजेंसी के पास जा रही है और जिस संदर्भ में जा रही है कि वो कोयले तस्करी का मामला है, हवाला का मामला है। सवाल ये भी तो बनता है ना कि सभी चुनाव आने से पहले ही ये भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियां क्यों इतनी एक्टिव हो जाती हैं? तो अगर आपको लगता है कि चुनाव के समय एक्टिवेट हो रही है और गलत कर रही है तो आप हाईकोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए ना। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट देखेगा। आप तय करने वाले कौन होते हैं कि भाई अभी चुनाव में 3 महीने हैं, तब तक एजेंसी हाथ पे हाथ रखकर बैठेगी। कोल के मामले को लेकर कोई तस्करी का पैसा है, कोई हवाला का पैसा है, तब तक किसी भी तरीके से जैन साहब से पूछताछ नहीं होगी। वो उनके चुनाव में मदद करेंगे, हवाला का पैसा आता रहेगा, चुनाव होगा, ममता बनर्जी चुनकर आ जाएगी, उसके बाद एजेंसी से पूछताछ करें। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री जी आप अपने गृह मंत्री जी को कंट्रोल कीजिए, वैसे आज उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को यह कहना, हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए कि ममता बनर्जी आप अपनी हद में रहे, कंट्रोल में रहिए। ये आपका अधिकार नहीं है कि आप एक एजेंसी के काम में जाकर हस्तक्षेप करें। कोर्ट इस पे क्या अपना नजरिया रखता है उसका इंतजार करते हैं सर। ये जो एक बात अक्सर पूछी जाती है ना कि क्यों चुनाव के समय, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे का लेन देन, हवाला, ये सब इसी समय होता है। तो जिस वक्त का इनपुट होगा, जिस वक्त चीजें बहुत पीक पे होती हैं, उसी समय ये सब होगा ना। चुनाव के समय में करोड़ों रुपया, शराब, सोना, जाने क्या क्या पकड़ा जाता है। तो कोई कहे कि अभी क्यों पकड़ रहे हैं, क्यों नहीं सामान्य समय में पकड़ लिया। तो ये भी एक जरूरी चीज है। लेकिन ईडी का मामला मनी लॉन्ड्रिंग का मामला होता है, वो चुनाव के समय कोई पैसा लेने से नहीं जुड़ा देखते हैं हुआ सर। होता। थोड़ा और वो कोर्ट की तरफ हुई है टीएमसी के साथ पार्टी। सर कोर्ट की तरफ इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये लड़ाई बैटल ग्राउंड कैसी लड़ी जाती है, उससे कोर्ट आज क्या कहता है उस पर भी हमारी नजर रहनी चाहिए। अच्छा, ममता बनर्जी को परेशानी यह है कि 26 वाला उनका पर्चा लीक हो गया, तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में परेशानी यह है कि कहीं उनका पीडीए वाला वोट तो नहीं चोरी हो गया। एक पोस्ट आपके सामने रख रही हूं। अखिलेश यादव ने एफआईआर को लेकर फिर से सवाल उठाए। बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम कटने से अखिलेश यादव भी टेंशन में दिख रहे हैं और यही वजह है कि अखिलेश ने उत्तर प्रदेश के वोटर्स के नाम एक पत्र लिखा है। वो पत्र मैं भी अपने हाथ में लेकर आ गई हूं। इस लेटर के जरिए उन्होंने आगाह किया कि फिर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाना चाहिए। जो बात वो लिख रहे हैं उसमें गौर करने वाली बात यह है, पीडीए प्रहरी के प्रयासों के बावजूद भी अभी भी पीडीए समाज के करोड़ों वोट काट दिए गए। एक भी वोट कटने ना पाए, एक भी वोट घटने ना पाए, यहां तक तो बात ठीक थी। लेकिन जब वो ये कहते हैं, समझ लीजिए मतदाता सूची में आपका नाम होना ही आपके नागरिक होने की निशानी है। जमीन की भूखी भाजपा सरकार कोई भी ऐसा कानून बना सकती है जिससे आपके सारे हक, आपके सारे अधिकार
धन दौलत, सोना चांदी, जमा पूंजी सब कुछ आपको बेदखल कर सकता है। तो पीडीए का नाम इसलिए होना जरूरी है, वरना ये जमीन की भूखी भाजपा सरकार, प्रोफेसर साहब, जमीन की भूखी भाजपा सरकार आपका सोना चांदी जमा पूंजी सब लूट कर ले जाएगी। देखिए, ममता बनर्जी पर एक टिप्पणी करना जरूरी समझता हूँ। जो ममता बनर्जी के हाव भाव थे जी, सामान्यतः वो बड़े आक्रामक होते हैं, और आक्रामक सिर्फ वाणी में नहीं, उनके चेहरे पर बड़ा, जब वो बोलती है ना, तो वाणी और चेहरा दोनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन रहता है। लेकिन इस बार खास करके वो दिखाई नहीं दे रहा है। उनको लगता है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बहुत सिंक आउट हो रही है, वीक विकेट पर उठ दिख रही है अपने आप को। वो लग नहीं रहा है कि ये वही ममता बनर्जी हैं जो पुराने ये में। रही बात पीडीए की, तो वोट तो सभी लोग दर्द से करा रहे हैं एसआईआर में। योगी जी भी करा रहे हैं, अखिलेश जी भी करा रहे हैं। सब कोई आकलन, एक होता है ना बुझौल वाला, क्या उसका शब्द है, तो वही सब कोई अभी तक आकलन कर रहा है। अंदाज पर सब अपने अपनी बात कर रहे हैं, किसका वोट कटा। अभी कोई नहीं जानता है कि किसका वोट कटा है, और वो पता भी नहीं लग सकता। यदि मुस्लिम वोटों की संख्या यदि एक सिर्फ कटती, तब कहा जा सकता था कि हाँ जो है वो, चूंकि इनका पीडीए का एक पूरा का पूरा जो है मुस्लिम समाज जो है एक तरफा इनको वोटिंग करता है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करता है, तब इनको कटा। तो हिंदुओं का भी है। कल तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का देख रहा था, उस ड्राफ्ट लिस्ट में ये भी नाम आ जाता है कि किसका किसका वोट काटा गया। यदि आप उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो उसमें बता देता है कि किसका किसका वोट कटा है। तो पॉलिटिकल पार्टियों ने अब तक आकलन जरूर कर लिया होगा अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि कहां पर कितने वोट ज्यादा कटे हैं। और यदि कोई कंप्लेन नहीं आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां जानती हैं कि कौन हमारा वोटर है, कौन हमारा वोटर नहीं है, कौन वाकई जेन्युइन वोटर बचा हुआ है या इनका डेथ हो गया, इसके बावजूद भी रोल में थे। तो पॉलिटिकल पार्टीज को पता है, उनके लोगों को पता है, उनके एजेंट को पता है, उस इलाके के उनके नेता है, उनको ये सब जानकारी होती है। जी सर। तो अभी तो इनके पास फरवरी के फर्स्ट वीक तक इनको समय है। तब तक यदि वोटों को वो जुड़वा सकते हैं तो सारे के सारे लोगों को इस दिशा में काम करना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो वोटर शुद्धि हुआ है, वो दुधारी तलवार में नहीं कहूंगा, लेकिन ये अखिलेश के लिए बहुत मुसीबत लाने वाला है। नहीं तो तभी तो वो ये कह रहे हैं हर्षवर्धन जी कि अपनी नागरिकता बचाइए, कहीं आपका सोना चांदी ना लूट कर ले जाए बीजेपी। ये क्या अफवाहबाजी है? एसआईआर का जमीन से क्या लेना देना, एसआईआर का आपकी जमा पूंजी से क्या लेना देना। एसआईआर का तो सीधा सीधा अर्थ ये है, ये शुद्धिकरण हो रही है वोटर लिस्ट की। आपका नाम है तो जाकर वोट दीजिए, आपका नाम अगर नहीं है तो संशोधन करवाइए, फिर से आप अपील कर सकते हैं। लेकिन अफवाहबाजी हो रही है यहाँ पर, तो शुद्ध अफवाहबाजी है ये। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। कहा जाता है ना कि आप वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अभी बिहार का चुनाव हुआ, राहुल गांधी ने यही काम किया, देखिए कांग्रेस कहाँ रह गई। तेजस्वी ने यही काम किया, देखिए कहाँ रह गई राष्ट्रीय जनता दल। उस वक्त हमें याद है कि ये चर्चा की जाती थी कि लोगों को ये समझाया जाएगा कि नागरिकता चली जाएगी, राशन कार्ड चला जाएगा, अधिकार चले जाएंगे, स्कीम्स नहीं मिलेंगी, सब्सिडी नहीं मिलेगी। क्या हुआ? वो तो सब हार गए। जो लोग ये अफवाह फैला रहे थे, जो ये झूठ फैला रहे थे, वो तो सब गायब हो गए। उनको तो जनता ने खारिज कर दिया। उसके बावजूद अखिलेश यादव ये कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को उस वाले पक्ष पर ज्यादा मजबूती से रहना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं सारी पार्टियां होंगी भी। एक तो ये कि जब ये कहा जा रहा है किसका वोट है, ये किसी का वोट नहीं भैया, ये जिसका वोट जहां गड़बड़ था या डबल था, गड़बड़ नहीं भी था डबल था, या कहीं से उसको शिफ्ट हो गया था, उसका वोट कटा है। इसको पहले स्पष्टता समझ लिए। बाकी जो लोग मर गए, जो लोग नहीं है, उनकी बात छोड़ दीजिए जी। उनको मुश्किल जरूर हो रही है। जिन लोगों ने एसआईआर के वक्त थोड़ा चैतन्य होकर नहीं एसआईआर फॉर्म भरा, उनको दोबारा भरने में मुश्किल है। अब मैं एक जिक्र करता हूं, क्योंकि वो संवाद चला यूपी सीईओ के साथ, गुरदीप सिंह सप्पल हैं, कांग्रेस के नेता हैं, कम्युनिकेशन सेल में हैं उनके। उन्होंने लिखा कि मेरा इस विधानसभा में था, दूसरी विधानसभा में हम चले गए, अब हमारा नाम ही नहीं है। उसी पर यूपी सीईओ ने जवाब दिया कि भाई आप दूसरी जगह पे अपना फॉर्म भरिए। तो उन्होंने कहा कि हमारा अपने आप क्यों नहीं आया।
अब ये जरूर हो सकता था कि इसका कोई प्रोसेस चुनाव आयोग को देना चाहिए था कि जो कहीं से कहीं चला गया, अगर वो डाल रहा है तो आप उसको शिफ्ट कर दीजिए, आप उसके क्रेडेंशियल चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए। अब उसमें मुश्किल ये है कि फॉर्म 8 की जगह उसको पहले फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। अगर कहीं दूसरी जगह है और चूंकि तब वो उस तरह से नहीं होता था, नाम गड़बड़ है, तो नेम करेक्शन के लिए फॉर्म 8 भरना पड़ेगा। अब ये सब तकनीकी मुश्किलें हैं जो ऑनलाइन की समस्या है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं भी किसी तरह की कोई गड़बड़ हो, कोई बेईमानी हो, किसी के खिलाफ कोई एजेंडा हो, ऐसा नहीं है। अगर योगी जी की चिंता है तो वो अपने लोगों को लगाएं, अगर अखिलेश की चिंता है तो वो अपने लोगों को लगाएं। मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से दुरुस्त किया जाए और बहुत अच्छा काम सर यहाँ पर तो वोट की चिंता है, लेकिन लालू यादव के लिए तो अब कानूनी चिंताएं हैं। लालू यादव और उनके परिवार को आज कोर्ट से बड़ा झटका लगा। दिल्ली की अदालत ने लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में आरोप तय करने का आदेश सुना दिया है। कोर्ट के मुताबिक चार्जशीट में ये संकेत मिले हैं कि लालू यादव ने रेल मंत्री के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया, सरकारी पदों के बदले जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची। दिल्ली की अदालत ने तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी आरोप तय करने का निर्देश दिया। अदालत ने संदेह के आधार पर यह पाया कि लालू और उनके परिवार की ओर से एक व्यापक साजिश रची गई। आरोप पत्र में नौकरी के बदले जमीन अधिग्रहण का स्पष्ट जिक्र है। कोर्ट ने यह भी माना कि लालू यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह, जो शब्द थे वो एक क्रिमिनल सिंडिकेट के शब्द थे। इस क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह लालू परिवार काम कर रहा था। विजय जी, इस मसले पर पहले से भी बहुत चर्चा हो रही थी और ये गंभीर, जिस तरह से उन्होंने कहा ना, सिंडिकेट की तरह से और आपराधिक गिरोह की तरफ काम कर रहा है, ये गंभीर मसला है। और इससे ये लगता है कि न केवल लालू जी का तब पूरा मतलब पॉलिटिकल करियर खत्म ही है, और उनको जिस तरह से जेल में रहना पड़ा है चारा घोटाले में, वो सब। तेजस्वी के लिए अभी तक ये माना जा रहा था कि भाई वो एक क्लीन स्लेट के साथ चल रहे हैं। पिछले इलेक्शन में भी ये कहा गया कि उन पर केवल एक बैगेज को वो झेल रहे हैं, लेकिन ज़मीन वाले इस मामले में जो है, यदि उनको भी आरोप तय करने की बात की गई है तो उनके लिए और मुश्किलें बढ़ जाएगी। आरजेडी के गठन के बाद से इस वक्त आरजेडी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। क्या तेजस्वी से उबर पाएंगे? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि नहीं, अभी तक वो लालू यादव के बैगेज को लेकर ये कह रहे थे कि भाई लालू यादव का बैगेज है, उसको कैसे वो बचाए, लेकिन यहाँ पर आकर तो वो उन पर भी वो बात हो गई। इससे छुटकारा पाना मुश्किल काम है, और इसमें तो मुझे लगता है क्योंकि परिवार के भी बहुत सारे लोग होंगे, वो जमीनें जो है वो परिवार के अलग-अलग नाम बता रहे हैं तो उनके नाम से भी दी गई है, तो वो एक बड़ा गंभीर मसला है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में कैसे वो आगे निकल पाएंगे, और पॉलिटिकली तो वो बड़े गंभीर उसमें आ ही गए संकट में, लेकिन ये बड़ा मसला है जिससे लग रहा था कि लालू जी के साथ, मतलब लालू जी के पॉलिटिकल करियर के साथ तेजस्वी नहीं जुड़ेंगे और उनका एक अलग से करियर बनेगा, लेकिन ये नई मुश्किलें हैं जो उनको आगे पॉलिटिक्स में मुश्किल पैदा करेंगी। ये कैसे समझा पाएंगे समीर जी, तेजस्वी या इनके पार्टी के तमाम नेता, कि भाई ये परिवार राजनीति में इसलिए है कि वो सेवा कर सके, ना कि सत्ता के लिए, ना कि रोकड़े के लिए, ना जमीन के लिए? देखिए, वो उन्होंने तो जनता को भी समझाने की कोशिश की थी कि हम सेवा के लिए आए, लेकिन जनता ने तो बता दिया ना कि लालू परिवार सत्ता में क्यों आया है। 20 साल से आप सत्ता से बाहर हो और इस बार से 25 सीटें आप जीतते हो, और पूरे परिवार पर आपराधिक गिरोह के रूप में काम करने का, जिसमें राबड़ी है, लालू प्रसाद है, तेज प्रताप है, तेजस्वी है, उनकी बहन मीसा भारती है, दूसरी बहन हेमा है, मतलब पूरा परिवार ने क्या मतलब एक गिरोह चला के रखा था। अब तो मुझे लगता है कि तेज प्रताप तो कोर्ट में कहेंगे कि साहब मैं तो पहले गिरोह का हिस्सा था, अब बड़े उसमें डकैत शामिल हो गए, संजय यादव जो मेरे से बड़े डकैत आ गए तो मुझे से छोटे डकैत को बाहर कर दिया, तो मैं तो अपना गिरोह बना नहीं पाया, तो मुझे आप इस गिरोह से अलग कीजिए। अब वो तेज प्रताप अपना अलग गिरोह छोटा मोटा कहीं बनाएंगे। तो ये पूरे जिस तरीके से इन लोगों ने सिंडिकेट बनाकर वसूली अभियान चलाया था, जमीनों पर कब्जा किया, जिस तरीके से नौकरी के बदले जमीन लोगों से लिए, जिस तरीके से पैसा लिया, तमाम संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया अपने लिए, अब सारी परतें खोल रही है। लालू प्रसाद यादव तो सजा आपता है, उनको तो मतलब उनका पॉलिटिकल करियर भी खत्म है, लेकिन तेजस्वी यादव भी जेल जाएंगे। अब इस मामले में जब कोर्ट ने कह दिया, एजेंसियां पूरा जांच करेंगी, और मुझे लग रहा है न तेजस्वी बचेंगे, न मीसा भारती बचेगी, न इसमें रोहिणी आचार्य का भी नाम आया हुआ है, उसके ऊपर भी जांच होगी। यह पूरा परिवार जेल जाएगा, और मुझे लग रहा है राजनीतिक रूप से परिवार लगभग खत्म हो चुका है। जो तेजस्वी यादव कहते थे कि भाई मैं पिता से अलग राजनीति करूंगा, यह साफ हो गया है कि अपने पिता के पदचिन्हों पर ही तेजस्वी यादव चल रहे हैं। जिंदगी भर की मुकदमेबाजी, और पार्टी का फ्यूचर क्या होगा, तेजस्वी का फ्यूचर क्या होगा? मुझे नहीं लगता है कि अभी वो जेल जाएंगे। अभी बहुत कोर्ट बचा हुआ है, हाई कोर्ट बचा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बचा हुआ है,
और उनके पास तो वकीलों का एक बहुत बड़ा गिरोह है, आपराधिक गिरोह तो यहाँ के लिए है, उनके पास तो वकीलों का एक बहुत बड़ी फौज है, लालू को नहीं बहुत बचा बड़ा गिरोह है। तो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते कितने समय लग जाते हैं, कितने बचते हैं, कितने बाहर निकल करके आते हैं। और कई ऐसे मामले होते हैं जिसको हम कहते हैं ओपन एंड शट केस। लेकिन भारत की तस्वीर कुछ अलग होती है। यहाँ पर तो कई ऐसे आपराधिक मुकदमे हैं जहाँ पर लगता है कि तथ्य है लेकिन तर्क से उसे पराजित कर दिया जाता है। कई बार तर्क है, तथ्य उसे पराजित कर देता है। तो दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों घटित होती हैं। अभी तो इसमें देखना बाकी है कि अभी तो लोअर कोर्ट में इसको अपराध तय हुआ है। अभी हम लोगों ने हाल ही में एक मुकदमा देखा है जिसमें लोअर कोर्ट ने तय किया, हाई कोर्ट ने तय किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो बहुत ही गलत काम किया है, संवैधानिक तौर पे गलत काम किया है, संविधान का गलत, कानून का गलत इंटरप्रिटेशन किया है। तो अभी मुझे लगता है कि ऐसा थोड़ा नहीं सा है कि इंतजार अभी और करते हैं, देखते हैं कि अब इसे जब ऊपरी अदालत में अपील को लेकर जाया जाएगा तो फिर वहां क्या होगा। लेकिन